दोस्तों नमस्कार। हर इन्वेस्टमेंट करता जो कि अपनी राशि इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसका सबसे पहला जो प्रयास यही होता है कि जहाँ वो राशि इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ उसकी राशि वो सुरक्षित रहे। तो इसमें जो सबसे पहला एक माध्यम है, जहाँ पर आप आपके बचत की राशि को इन्वेस्ट करते हैं, वो है बैंक। बैंक से बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करके अतिरिक्त इनकम प्राप्त की जाती है। इसका उदाहरण है बैंक एफडी। जब भी बैंक में एफडी रखी जाती है, तो इन्वेस्टमेंट कर्ता का ये पैसा सुरक्षित रहता है। इन्वेस्टमेंट कर्ता का हमेशा ये प्रयास रहता है कि उसका जो पैसा है, जहाँ वो लगा रहा है, वो हमेशा सुरक्षित रहे। इसमें आपको 5 लाख तक की आपके इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा भी होती है। आरबीआई द्वारा ये नियम बनाया गया है कि जब भी आप बैंक में एफडी रखते हैं, तो आप अगर किसी कारणवश बैंक को कोई आर्थिक हानि होती है, तो उस स्थिति में आपको 5 लाख तक का क्लेम भी मिल जाता है। तो सबसे जो सुरक्षित माध्यम है इन्वेस्टमेंट करने का, वो है बैंक। बैंक में एफडी करके आप नियमित रूप से आपकी जो नियमित आय है, उसके अतिरिक्त अगर आपके पास में अतिरिक्त पैसा है, तो बैंक में एफडी बनाकर आप उससे नियमित अतिरिक्त इनकम भी ब्याज के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब भी आपके द्वारा बैंक में एफडी की जाती है, तो इसके एफडी पर कुछ नियम लागू होते हैं, जो आरबीआई द्वारा बैंकों के माध्यम से ये नियमों को संचालित किया जाता है। साथ ही साथ में आयकर विभाग द्वारा भी एफडी बनाने पर कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे कि जब भी आप एफडी पर ब्याज के रूप में इनकम प्राप्त करते हैं, तो कितनी मात्रा होगी कि उस पर अगर वो आप क्रॉस कर जाते हैं, तो उसके ऊपर आपको आयकर देना होगा। साथ में वो कौन सी मात्रा है जिस पर अगर उससे अधिक आप ब्याज पर प्राप्त करते हैं, तो बैंक उस पर टीडीएस इनकम टैक्स काटेगा। इसका टीडीएस का मतलब ये होता है कि आप जहाँ से इनकम प्राप्त कर रहे हैं, उसी स्थान पर जो इनकम प्राप्त हुई उसी पर टैक्स काट लिया जाए। इसको टीडीएस कहा जाता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जहाँ से इनकम पैदा हो रही है, उत्पन्न हो रही है, उसी स्थान पर आयकर विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उस पर टैक्स काट लेना। जब भी टीडीएस काटा जाता है, तो आपके पैन कार्ड का उपयोग करते हुए ये आयकर विभाग में जमा किया जाता है। इसमें मात्रा निश्चित की गई है कि अगर एक सीनियर सिटीजन को छोड़कर अगर किसी इन्वेस्टमेंट करता की उम्र 60 साल से कम है, तो उनको 1 वर्ष में 40,000 तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं काटा जाता। उनके 40,000 तक के ब्याज पर अगर ये राशि क्रॉस होती है, तो इसके ऊपर फिर 10% की दर से टीडीएस काटा जाता है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर पैन कार्ड आप इन्वेस्टमेंट कर्ता द्वारा नहीं दिया गया है, तो 10% के स्थान पर ये 20% काटा जाता है। कुछ स्थितियों में जब पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं होता, तो ये अधिकतम दर जो 20% है, उससे काटा जाता है। साथ में अगर कोई सीनियर सिटीजन बैंक में एफडी रखते हैं, तो उनके लिए जो लिमिट है 50,000 होती है। अगर 50,000 तक आपको ब्याज मिलता है बैंक से, तो उस पर टीडीएस नहीं काटा जाता। इससे अतिरिक्त अगर इससे ज़्यादा ब्याज मिलता है, तो उस पर फिर 10% की दर से टीडीएस काटा जाता है। पैन कार्ड यहाँ देना जरूरी होता है, और पैन कार्ड नहीं देने की स्थिति में ये 20% काटा जाता है। या सीनियर सिटीजन का पैन कार्ड आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं है, तो उस स्थिति में भी 20% टीडीएस काटा जाता है। अब कुछ स्थिति ऐसी भी होती है कि इन्वेस्टमेंट करता अगर ये चाहे कि उनके बैंक के में जो एफडी बनाएगी उस पर टीडीएस काटा ही नहीं जाए, उस स्थिति में प्रतिवर्ष एक वित्तीय वर्ष 12 महीने का होता है, अप्रैल से शुरू होकर मार्च में ख़त्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करता चाहता है कि उसके द्वारा बैंक में बनाई गई एफडी पर टीडीएस ना कटे, तो इसके लिए अगर आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, अगर आपकी इनकम कर योग्य सीमा से कम है, तो आप वर्ष के प्रारंभ में अप्रैल में ये फॉर्म देकर, जो कि फॉर्म होते हैं फॉर्म 15G 15H। यहाँ पर भी 2 स्थिति होती है। जिनकी उम्र 60 साल से कम है, वो 15G फॉर्म दे सकते हैं, और जिनकी उम्र जो सीनियर सिटीजन है, वो 15H फॉर्म दे सकते हैं। इस तरीके से
दो तरह के फॉर्म 15G और 15H आप इसके अंतर्गत जो नियम बनाए गए उनको पूरा करते हुए बैंक में वर्ष के प्रारंभ में अप्रैल माह में ही ये अगर फॉर्म दे देते हैं तो उस पर TDS नहीं काटा जाता। वर्तमान में नियमों में बदलाव किया गया है। पहले जो TDS रिटर्न बैंकों द्वारा भरा जाता था वार्षिक भरा जाता था, लेकिन वर्तमान में अभी क्वार्टरली भरा जाता है। तो इसकी गणना हर 3-3 महीने में होती है। TDS रिटर्न बैंकों द्वारा 3-3 माह में भरा जाता है। अगर किसी कारणवश आपसे चूक रह जाती है कि भाई आप पहले क्वार्टर में नहीं दे पाए, पहला क्वार्टर होगा अप्रैल से जून, दूसरा होगा जुलाई से सितंबर, तीसरा होगा अक्टूबर से दिसंबर, चौथा जनवरी से मार्च। अगर कुछ स्थिति ऐसी बनती है कि अगर आप पहले क्वार्टर में या दूसरे क्वार्टर में किसी कारणवश नहीं दे पाए फॉर्म 15G या 15H, तो आपको जब जानकारी हो दूसरे, तीसरे या चौथे क्वार्टर में भी आप देके TDS अगर आप पे काटने की अगर बाध्यता नहीं आती है तो ये फॉर्म आप जमा कर सकते हैं। अभी जो नियमों में बदलाव किए गए हैं कि 10 लाख से अधिक अगर आप बैंक में FD कर देते हैं तो इसकी जानकारी बैंक द्वारा आयकर विभाग को दी जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके FD पर आपके द्वारा बैंक में बनाए गए TDS ना कटे और ये जानकारी बैंक के द्वारा आयकर विभाग को ना मिले, तो आप एक से अधिक बैंकों में भी FD बना सकते हैं। जैसे मान लो आपको 50 लाख की FD बनानी है, अगर आप एक ही बैंक में FD बनाते हैं तो ये रिपोर्ट बैंक द्वारा आयकर विभाग को की जाएगी। अगर यही FD आप 5 से 6 बैंकों में बना लेते हैं अलग अलग, तो वहाँ से आयकर विभाग को जानकारी नहीं जाएगी, पर इस पर आपका TDS जो रहेगा वो एनुअल इनकम पे काउंट होता है। और साथ ही साथ में आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो लिमिट है, अगर आप उससे ज़्यादा क्रॉस करते तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरना होगा। और वैसे भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए और उसमें इनकम के जितने भी सोर्सेज सभी शो करना चाहिए। बस इतना है कि अगर आप एक से अधिक बैंकों में FD बनाते हैं तो आपका TDS यहाँ पे नहीं कटेगा। अगर अब तीसरी स्थिति हम समझते हैं, पहले तो अगर मान लो आपकी बिलो लिमिट टैक्सेबल लिमिट से इनकम कम है, कर योग्य सीमा से इनकम कम है, तो आप 15G या 15H फॉर्म देकर जो भी आपके केस में लागू होता है वो देके TDS कटवाने से बच सकते हैं। दूसरी बात, अगर मान लो आप एक से अधिक बैंकों में आपके FD कराते हैं तो वहाँ पर TDS कटने से बच सकता है। तीसरी स्थिति होती है कि अगर मान लो आपका TDS कट जाता है तो आप इसको कैसे वापस लें। तो जब भी आपकी इनकम पर TDS कटता है तो उसको वापस लेने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है, और रिटर्न भरने पर आपको वो कटा हुआ TDS वापस इनकम टैक्स रिफंड के रूप में प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष 31 जुलाई इसकी समय सीमा होती है। जिन केस में ऑडिट नहीं होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके केस में ऑडिट कराना होता है, और नॉन ऑडिट केस में आयकर रिटर्न भरने की जो समय सीमा है वो 31 जुलाई होती है। तो 31 जुलाई के पहले अगर आप रिटर्न भर देते हैं तो आपको आपके पैन कार्ड पर जो TDS कटा है वो आपको वापस मिल जाता है, जो कि आपके बैंक खाते में सीधा जमा होता है। इसके लिए आपके बैंक खाता वैलिडेट होना चाहिए, उस पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड पूरा अपडेटेड जानकारी होना चाहिए आपके बैंक खाते में। और साथ ही साथ में आपका जो आधार कार्ड है उस पर आपका वर्तमान में जो मोबाइल नंबर है आपका वो भी उसमें दर्ज होना चाहिए, जिससे कि आपको OTP प्राप्त हो और अतिशीघ्र आपको ये इनकम टैक्स का रिटर्न भर के आपको ये रिफंड प्राप्त हो। साथ ही साथ में अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है और आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती है तो ये जो TDS कटा है ये इसमें एडजस्टमेंट हो जाता है, इसका उतना आपको टैक्स कम भरना होता है। या अगर टैक्स एडजस्ट करने के बाद में अगर आपका TDS ज़्यादा है तो शेष राशि आपको रिफंड के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आज का टॉपिक था कि अगर मान लो आपने बैंक में FD कराई है तो उस पर किस सीमा के बाद में आयकर के नियमों के अंदर TDS कटता है, और वो TDS ना कटे इसके लिए कौन से ऐसे प्रावधान हैं, कब 15G और 15H आप दे सकते हैं। साथ ही साथ में आप एक से अधिक बैंकों में भी FD कराकर इससे बच सकते हैं, और अगर TDS कट जाता है आपके FD पर तो उसको आप आयकर रिटर्न भर करके रिफंड ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ में अधिक से अधिक शेयर करिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे जो घंटी के बेल आइकन दी गई है उसको दबाकर, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको नियमित रूप से प्राप्त होते रहे। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।